हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप गॉस के प्रमेय से अनंत लंबाई के किसी चालक तार के लिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। और आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि आप अनंत विस्तार के एक समतल चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आज की जो टॉपिक है उसका नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इतनी बात। आगे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर की वजह से निकालने के लिए सबसे पहला आपका काम रहेगा, आपको एक समतल चादर बनाना है। ठीक है, आपको एक समतल चादर बनाना है, वो भी अनंत लंबाई का। ठीक है, और अनंत लंबाई का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये आपका एक समतल चादर है। ठीक है, ये एक समतल चादर है जो कि अनंत लंबाई का है। ठीक है, ये समतल चादर अनंत लंबाई का है। ठीक है, ये एक समतल चादर है जो अनंत लंबाई का है। इस चादर पर आप धनावेश दे दो। ठीक है, आप चाहे तो धनावेश दे दो, चाहे तो ऋणावेश दे दो। तो अगर आप धनावेश दोगे तो जो भी वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, आप जानते हो धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ और ऋणावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होता है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको धनावेश भी दे सकते हो, ऋणावेश भी दे सकते हो। बस फर्क क्या रहेगा, अगर आप धनावेश दोगे तो इस चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बाहर की तरफ मिलेगा, और अगर आप इस चादर को ऋणावेश देते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस होगा आपको। तो हम इस पूरे चादर को धनावेश देते हैं। ठीक है, इस पूरे चादर को एक समान रूप से धनावेश देंगे, और जब आप इस पूरी चादर को एक समान रूप से धनावेशित करते हो तो हम मान लेते हैं इस पूरे चादर पर Q कुलाम का आवेश है। ठीक है, इस पूरे चादर पर Q कुलाम का आवेश है, और इस चादर का जो क्षेत्रफल है वो है A। चादर का क्षेत्रफल A है और चादर पे जो आवेश है वो है Q। ठीक है, चादर पे आवेश है Q और चादर का क्षेत्रफल है A। इतनी बात क्लियर है। आगे आपको इस चादर के लिए गॉस का प्रमेय यूज करके आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और गॉस का प्रमेय अगर आप यूज करोगे तो आप जानते हो इस चादर पर आपको एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। और गॉसियन पृष्ठ आप कैसे बनाते हो, आपको पता है कि अगर गॉसियन पृष्ठ बनाना है तो आप दो मेथड यूज करते हो। अगर आपका आवेश बिंदु के जैसा है तो आप गॉसियन पृष्ठ गोलाकार यूज करते हो, और अगर आपका आवेश एक समतल रेखा पर है तो आप गॉसियन पृष्ठ जो है बेलनाकार यूज करते हो। ठीक है, समतल पृष्ठ पे या फिर कह सकते हो किसी रेखा पर है तो आप गॉसियन पृष्ठ जो है बेलनाकार यूज करते हो। तो आप देखो, आपका जो आवेश है वो एक समतल पृष्ठ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एक सीट पर है। ठीक है, ये सीट या फिर इसको कहते हैं चादर। ठीक है, एक सीट पर है मतलब एक चादर पर है या फिर एक पृष्ठ पर है। तो इसके लिए जब आप गॉसियन पृष्ठ खींचोगे, वो गॉसियन पृष्ठ इस चादर के लिए बेलनाकार होगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा। और आपका बेलनाकार पृष्ठ इस चादर से बीच से होते हुए जाएगा। मतलब जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस चादर के बीच से होते हुए आपका गॉसियन पृष्ठ गुजरेगा। ठीक है, ये आपका बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, जो इस चादर के बीच से होते हुए गुजर रहा है। अब आगे आप ये भी जानते हो, अगर आपने कोई गॉसियन सरफेस बनाया है तो उस गॉसियन सरफेस के लिए आपने जो पृष्ठ पहले यूज करा था, उस पृष्ठ पे जो आपने आवेश दिया है, उस आवेश की वजह से कोई ना कोई तो आवेश घनत्व उत्पन्न होता है।
ठीक है। उस पृष्ठ पर आवेश की वजह से कोई ना कोई तो आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। अब आपने जो आवेश दिया था वो एक पृष्ठ पर है ना। आपने जो आवेश दिया था वो एक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो पृष्ठ पर अगर आवेश वितरित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, उसको नाम देते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से आपको मिलेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण की वजह से मिलता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप जानते हो सिग्मा से दिखाते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर आवेश आपने इस पूरी सीट पे माना है क्यू, क्यू अपान क्षेत्रफल इस सीट का है हमने माना है ए, तो आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल क्यू अपान ए। ये हो जाएगा इस पृष्ठ का आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आया, सिग्मा इज इक्वल क्यू अपान ए। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स या फिर कह सकते हो गॉस का नियम अप्लाई करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पृष्ठ मतलब आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उस गॉसियन सरफेस को अलग अलग पृष्ठ में डिवाइड करना होता है। अब अलग अलग पृष्ठ में डिवाइड क्यों करना होता है, जैसे देख लो आप, एक इसका पृष्ठ है ये S1 गोले वाला, दूसरा पृष्ठ है इसका ये वक्राकार पृष्ठ, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, ये अगर कोई बेलन है तो बेलन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा गोलाकार होता है, और इस बीच वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। ठीक है, बीच वाले हिस्से को नाम देते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ। तो इस बेलनाकार गॉसियन सरफेस के चार पृष्ठ मिलेंगे आपको। एक तो पहला ये गोला वाला, दूसरा ये वक्राकार पृष्ठ, तीसरा फिर से ये आपको मिलेगा वक्राकार पृष्ठ। क्योंकि एक पृष्ठ के इस जो आपने सरफेस बनाया था सीट, इस सीट के इस साइड में है आपका बेलनाकार गॉसियन सरफेस, और दूसरा इस सीट के दूसरी साइड में है आपका गॉसियन सरफेस। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका चौथा, ये S4 मान लो, इसको बाहर लिख लो, ये आपका चौथा पृष्ठ है S4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ से r दूरी पर मान लो एक पॉइंट है P, इस पृष्ठ से r दूरी पर एक पॉइंट है P, इसी P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, आप चाहो तो इस साइड में निकाल सकते हो, आपकी मर्जी इस साइड में निकाल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड निकालते हो। दोनों की तरफ अगर आप इस साइड निकालते हो तो भी आंसर वही आएगा, इस साइड निकालते हो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सीट से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस सीट के लिए आपने चार पृष्ठ बना लिए, एक है S1, दूसरा है S2, तीसरा है S3, चौथा है S4। अब हर एक सीट के लिए या फिर कह सकते हो हर एक पृष्ठ के लिए आपको गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक है, तो पहले काम आप क्या करो, पहले आप इस पूरे पृष्ठ के लिए गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई ई निकाल लो। ठीक है, इस पूरे पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से फाई ई निकाल दो। तो गॉस का प्रमेय जो होता है आप जानते हो, फाई ई बराबर होता है बंद समाकलन यस ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, फाई ई बराबर
बंद समाकलन S E डॉट dA बराबर Q बाई अपसाइलन नॉट। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो आप इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो गॉस का जो प्रमेय होता है उसका मान होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन S E डॉट dA बराबर Q बाई अपसाइलन नॉट। और S का मतलब होता है पृष्ठ, किस पृष्ठ पे आप फाई ई निकालने जा रहे हो। तो आप इस पूरे सरफेस के लिए फाई ई का मान निकालोगे और इस पूरे सरफेस में आपने 4 पृष्ठ बनाया है। कौन कौन सा? एक है S1, दूसरा है S2, तीसरा है S3 और चौथा है S4। आपने 4 पृष्ठ बनाया है। अब इन चारों पृष्ठ को अगर आप अलग अलग लिखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये बंद समाकलन अगर आप पहले पृष्ठ के लिए निकालोगे तो आपको मिलेगा S1 E डॉट dA प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए निकालोगे तो आपको मिलेगा S2 E डॉट dA। तीसरे पृष्ठ के लिए बंद समाकलन S3 E डॉट dA प्लस चौथे पृष्ठ के लिए S4 E डॉट dA बराबर Q बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, बंद समाकलन S1 E डॉट dA प्लस बंद समाकलन S2 E डॉट dA प्लस बंद समाकलन S3 E डॉट dA प्लस बंद समाकलन S4 E डॉट dA बराबर ये Q बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, S1 पृष्ठ पे E डॉट dA निकालना है, S2 पृष्ठ पे E डॉट dA निकालना है, S3 और S4 पृष्ठ पे E डॉट dA का मान निकालना है और इस समीकरण में आपको उसकी वैल्यू पुटअप करनी है। और आप मान निकालने के लिए क्या करोगे, आप जानते हो इस S1 पृष्ठ पर पहला काम आपका रहेगा प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, फिर आपको इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश निकालना है। ठीक है, और ठीक काम आपको S2 पे भी वही करना है, S3 पे भी वही करना है और S4 के लिए भी वही चीज करनी है। तो आप यूज कर लो। अगर आप S1 पृष्ठ पे निकालते हो, ये आपका S1 पृष्ठ है, इस प्लस Q की वजह से S1 पृष्ठ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ मिलेगा, इस तरीके से। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इस प्लस Q की वजह से S1 पृष्ठ पर। आपका जो S1 पृष्ठ है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, इस तरीके से, मतलब इसका अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो क्षेत्रफल सदिश इसका लंबवत इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत ऐसे बाहर की तरफ, या तो इस साइड ले लो या फिर आप इस साइड ले लो। ठीक है, तो अगर आप इस साइड लेते हो तो अंदर की तरफ चला जाएगा, आपको लंबवत बाहर की तरफ लेना होता है, तो आप लंबवत बाहर की तरफ यूज करोगे तो इसी लाइन में आपको मिलेगा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA और लंबवत बाहर की तरफ। दूसरा काम S2 पृष्ठ पे, ये मान लो आपका S2 वाला पृष्ठ है और इस S2 पृष्ठ पे आप एक छोटा सा पृष्ठ ले लो। ठीक है, S2 पृष्ठ पे एक छोटा सा सरफेस मान लो और इसके लिए जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो S2 है, यहीं पे आपका प्लस के लिए आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, तो आप जानते हो प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस S2 पृष्ठ को हमने इस तरीके से बनाया है, तो आप इसका अगर क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो ऐसे लंबवत या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे इस तरफ आएगा। तो आप जानते हो अंदर की तरफ नहीं लेते हैं तो हम लोग बाहर की तरफ लेंगे, तो S2 पृष्ठ पे क्षेत्रफल सदिश ये dA इस तरीके से बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक काम वही S3 पे करना है, ये आपका S3 वाला पृष्ठ, इस पे भी एक छोटा सा सरफेस मान लो और उस छोटे से सरफेस पे आपको पहले तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है और वैद्युत क्षेत्र प्लस के लिए लंबवत बाहर की तरफ इस तरीके से मिलेगा और इसको नाम दे देते हैं वेक्टर E। उसके बाद S3 पृष्ठ भी इसी के जैसा है, तो इस पे जब आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे वो भी लंबवत बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है, और लास्ट है आपका S4 और आप इस पे ध्यान से देखो तो E वेक्टर E आपको बाहर की तरफ ही मिलेगा, क्योंकि प्लस है तो E की दिशा बाहर की तरफ।
और ये वाला पृष्ठ भी इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस पे जब आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो वो भी इस तरीके से बाहर की तरफ मिलेगा, वेक्टर डी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो आपका जो S1 पृष्ठ है और S4 पृष्ठ है दोनों एक जैसा है, S2 और S3 ये दोनों एक जैसा। तो जो काम आप S1 के लिए करोगे वही काम S4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच का एंगल देखो तो S1 के लिए जो थीटा है, E और DA के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, क्योंकि E और DA के बीच का एंगल 0 है। ठीक वही काम S4 में देखो, वहां पे भी थीटा जो है 0 डिग्री है, क्योंकि E और DA के बीच का कोण कितना है, 0। उसके बाद S2 पृष्ठ पे देखो, E और DA के बीच में 90 अंश का कोण है, मतलब थीटा जो है वो आपका 90 अंश है। वही काम S3 के लिए भी है, थीटा आपका कितना है, 90 अंश। ठीक है, S3 जो आपका E और DA वो भी एक दूसरे के लंबवत है, तो उनके बीच में भी कोण कितना बनेगा, 90 अंश। अब आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, अब आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, फिगर बनाने के बाद आप इसको आसानी से वैल्यू पुटअप कर सकते हो। कैसे? तो पहले आप S1 और S4 के लिए E डॉट DA निकाल लो, फिर आप S2 और S3 के लिए E डॉट DA निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेते हैं S1 और S4। S1 और S4 के लिए वेक्टर E और DA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है, अब जानते हो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो आप S1 के लिए जो काम करोगे वही S4 के लिए भी होगा। तो बंद समाकलन S1 E डॉट DA बराबर बंद समाकलन S4 E डॉट DA बराबर, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बंद समाकलन E डॉट DA को E DA cos थीटा, है ना। E डॉट DA को आप ऐसा लिख सकते हो ना, E DA cos थीटा, और cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपको मिलेगा बंद समाकलन E DA। ठीक है, और इसको और हल करोगे तो E आपका बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा बंद समाकलन DA। और बंद समाकलन DA का मतलब है ये गोले वाले पृष्ठ का, इस गोले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस गोले वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पहले से ही मान रखा है A है, मतलब आपको मिलेगा आगे E इंटू A। S1 और S4 की वैल्यू आपको मिलेगी E इंटू A। इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपका अगला काम है, आप S2 और S3 पृष्ठ के लिए निकालो। तो S2 और S3 पृष्ठ के लिए आप देखो, चूंकि S2 और S3 के लिए वेक्टर E और DA परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, मतलब थीटा की वैल्यू आप जानते हो, अगर दोनों लंबवत हैं तो उनकी वैल्यू आपको मिलेगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री मिलेगी बंद समाकलन S2 E डॉट DA बराबर बंद समाकलन S3 E डॉट DA, ये मिलेगा आपको बंद समाकलन E DA cos 90 डिग्री, और जो cos 90 आपका है उस cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 90 की अगर वैल्यू 0 होती है तो 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपने S1 और S4 के लिए E DA cos थीटा निकाला तो आपको वैल्यू मिला E इंटू A, और जब आपने S2 और S3 के लिए निकाला तो आपको मिला उसके आंसर 0। ठीक है, अब आपका काम है
S3 और S4 से जो आपने वैल्यू निकाली है उसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करो। ठीक है, तो जब आप समीकरण दो में समीकरण 3 और 4 से मान रखोगे, समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, ठीक है, जब आप समीकरण 3 और 4 से मान रखोगे तो आपको आंसर आप जानते हो क्या मिलने वाला है। S1 की वैल्यू E इंटू ए प्लस S2 की वैल्यू 0 डिग्री मतलब 0 और S3 की वैल्यू भी 0 है और S4 की वैल्यू है E इंटू ए। ये पूरे के बराबर में आपको मिलेगा Q बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, पूरे के बराबर में Q बाई अपसाइलन नॉट। और लास्ट टर्म यूज करते हैं हम लोग इधर, लास्ट है EA और EA को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2E इंटू ए बराबर Q बाई अपसाइलन नॉट है। Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुटअप कर लो, यहां से आप Q की वैल्यू निकाल लो और आपको Q की वैल्यू मिलेगा, ये A से मल्टीप्लाई कर लो तो सिग्मा इंटू ए। Q की वैल्यू आपको मिलेगी सिग्मा इंटू ए, तो ये सिग्मा इंटू ए यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा सिग्मा ए बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए बाई अपसाइलन नॉट। आप ध्यान से देखो तो ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कट गया तो आगे आपको मिलेगा 2E बराबर सिग्मा बाई अपसाइलन नॉट। इस 2 को डिवाइड में भेज दो और आप ई 2 को डिवाइड में भेजोगे तो E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, ये आपको मिलेगा फॉर्मूला। E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, ये होता है अनंत विस्तार की समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो ये था समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए, फिर इनका यूज आप किस तरीके से कर सकते हो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग उसी चादर के यूज के लिए बात करते हैं। तो उसमें पहला यूज आप कर सकते हो अचालक वैद्युत प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो अचालक प्लेटों के लिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में ये कोई 2 प्लेट हैं। ठीक है, ये 2 अचालक प्लेट आपके पास में है, जिनमें से एक प्लेट पर हम लोग धनावेश दे देते हैं और एक प्लेट को ऋणावेशित कर देते हैं। ठीक है, एक प्लेट को धनावेश और एक प्लेट को ऋणावेश दे देते हैं। ठीक है, ये प्लेट नंबर 1 है और ये है प्लेट सेकेंड। ठीक है, 2 प्लेट आपके पास में है। देखो अचालक प्लेट का मतलब होता है, मान लो आपके पास में 2 प्लेट है, उनमें से एक को आपने प्लस चार्ज दे दिया और दूसरे को आपने माइनस चार्ज दे दिया। ठीक है, इनमें पहले से कोई चार्ज नहीं था, आपने इनको चार्ज दिया है। ठीक है, आगे आप इन प्लेटों के बीच में भी वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो और प्लेटों के बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में और इन प्लेटों के बाहर, बाहर मतलब इस साइड में निकाल सकते हो, इस साइड में निकाल सकते हो। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में मान लेते हैं एक बिंदु ए है, वहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, और इन प्लेटों के बाहर दूसरा बिंदु है बी, वहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, प्लेटों के बीच में सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, पहला काम आपका रहेगा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहले आप प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकाल दो, फिर हम लोग प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो जब आप प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, यूज आपको वही, ये आपने जो अभी निकाला है ना समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपान 2 अपसाइलन नॉट, आपको वही यूज करना है। जो आपने एक प्लेट बनाया है उसको मान लो एक चादर है, जो दूसरा प्लेट बनाया है उसको मान लो वो दूसरे चादर की तरह काम करता है।
ठीक है, इस तरीके से आप अज्यूम करके निकाल सकते हो। तो ये मान लें कि आपका पहला प्लेट है पहली चादर, दूसरा प्लेट है दूसरी चादर। तो जब आप चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो हमने अभी निकाला था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपको इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जब आप प्लस के लिए A पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो मान लेते हैं प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र E1 बाहर की तरफ, ठीक है, और माइनस के लिए आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ, मतलब माइनस की तरफ ही मिलेगा। तो E2 जो है इस माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। प्लस के लिए ए पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और माइनस के लिए ए पर वैद्युत क्षेत्र इस आवेश की तरफ, ठीक है। अब आपको पहले प्लस चार्ज के लिए E1 निकाल लो, फिर ये माइनस चार्ज के लिए E2 निकाल लो। प्लेट ए के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लेट ए के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप प्लेट 2 पर, ये प्लेट 2 के कारण ए पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लेट 2 के कारण ए पर वैद्युत क्षेत्र, और प्लेट 2 के लिए हमने निकाला है E2, तो E2 बराबर भी वही मिलेगा आपको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही है, E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही है। तो जब आप ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो आपको वैल्यू मिलेगी E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। E1 जिस दिशा में उसी दिशा में E2 भी है, तो परिणामी दोनों को आप जोड़ लो तो आपको परिणामी मिल जाएगा। तो E बराबर E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इन प्लेटों पे आप पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मान लेना सिग्मा ही है, क्योंकि दोनों प्लेट जो है परिमाण में लगभग बराबर ही है ना। आगे इन दोनों को जोड़ो तो आपको मिलेगा E बराबर, दोनों का हर बराबर है तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है। जब नीचे का हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। आगे सिग्मा और सिग्मा को जोड़ो तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 डिवाइड होगा। आगे E बराबर आपको मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है जब आप दो अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो फॉर्मूला मिलता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। याद रखना अचालक प्लेटों के लिए, ठीक है। और अगर आप इसी बिंदु B मतलब बाहर की तरफ आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर वाले के लिए आपको क्या मिलेगा, ये प्लस के लिए अगर आप B पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर की तरफ ही रहेगा E1, और अगर आप माइनस वाले के लिए वैल्यू क्षेत्र निकालोगे तो माइनस की तरफ मतलब E2 माइनस की तरफ अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। E2 अंदर की तरफ आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो E1 और E2 की वैल्यू सेम ही रहेगी। इस प्लस के लिए जब आप E1 निकालोगे तो वही आएगा, प्लस माइनस के लिए E2 निकालोगे तो भी वही आएगा। तो इस B पर जब आप परिणामी निकालोगे, अगर आप बाहर के लिए निकालते हो B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जब आप B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो E1 और E2 की दिशा तो विपरीत है, मतलब E1 की जो वैल्यू है E2 की जो वैल्यू है उन दोनों को आपस में माइनस कर लो तो आपको इस बिंदु B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। मतलब E पर परिणामी निकालना है तो E बराबर E1 माइनस E2 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। E बराबर E1 माइनस E2 और वैल्यू पुटअप कर लो तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की वैल्यू सेम कैंसिल आउट, E बराबर आपको मिलेगा 0। ये है बिंदु ए पर और ये बिंदु B पर, है ना। मतलब अगर आप दो अचालक प्लेटों के
बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी 0, 0। और अगर आप अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात। तो आप इनको नोट करिए, फिर हम लोग अचालक की जगह पे चालक वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग कि आप चालक प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकते हो। चालक प्लेट का मतलब, जैसे मान लो आपके पास में कोई धनावेशित चालक प्लेट है, ये कोई चालक प्लेट है। ठीक है, ये एक चालक प्लेट है जिस पर आपने एक समान रूप से, आप चाहो तो धनावेश भी दे सकते हो, चाहो तो आप ऋणावेश भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी प्लेट पर एक समान रूप से धनावेश देते हैं। तो धनावेश दोगे तो पूरा धनावेश इस प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस चालक प्लेट पर जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा प्लस क्यू इस चालक प्लेट के दोनों तरफ, मतलब इस पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसको नाम दे दो आप प्लेट 1 और इसको नाम दे दो आप प्लेट 2। ठीक है, इनमें भी आप दो प्लेट बना सकते हो। ये जो पहला साइड है उसको नाम दे दो प्लेट 1 और जो दूसरा साइड है उसको नाम दे दो प्लेट 2। अब प्लेट 1 प्लेट 2 आपने बना लिया, तो आपको क्या करना है, इस चालक प्लेट के भीतर और चालक प्लेट से बाहर किसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इस चालक प्लेट के भीतर और चालक प्लेट के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो वही समतल चादर वाला मेथड यूज करोगे और समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला यूज करोगे और वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहली चीज, आप अगर बाहर निकालती हो, प्लेटों के बाहर, अगर आप प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालने जाओगे तो पहला काम आपका यही रहेगा, आप पहले E1 और E2 बना लो। अगर आप पहले प्लेट के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने जाओगे तो पहले प्लेट के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 और वो प्लस है तो बाहर की तरफ रहेगा। दूसरा प्लेट भी आपका धनावेशित है, उसके लिए भी अगर आप P पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे वो भी बाहर की तरफ मिलेगा, मतलब E2 की वैल्यू भी बाहर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, अब आप प्लेट एक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालो, और आप सिंगल प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आप जानते हो E1 बराबर ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट 2 की वजह से आप निकालोगे, प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब आप प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगी। E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस पर जब परिणामी निकालोगे तो E1 और E2 की दिशा सेम है, चूंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है ना, E1 और E2 एक ही दिशा में है, और E1 E2 एक ही दिशा में है तो आपको परिणामी मिलेगा E बराबर E1 प्लस E2। क्लियर है इतनी बात, E बराबर E1 प्लस E2। वैल्यू पुटअप कर लो, E बराबर E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, E बराबर आपको मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब आप अचालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो भी आपको यही मिला था, और अगर आप चालक प्लेटों के लिए बाहर निकालते हो तो भी फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, और अगर आप अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो 0, और अगर आप चालक प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालो तो कितना मिलेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, फिजिक्स में अगर आपको कहीं पे भी
वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो हमेशा आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, कह सकते हो आप वैद्युत क्षेत्र का क्वीन चाहिए आपको। आपको वैद्युत क्षेत्र का क्वीन चाहिए। क्वीन का मतलब आपको हमेशा वहां पे कोई ना कोई तो चार्ज होना जरूरी है। बिना चार्ज के आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, बिना चार्ज के आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर कहीं पे चार्ज नहीं रहेगा, आवेश नहीं रहेगा, मतलब आप कह सकते हो अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का क्वीन चाहिए, है ना, मेन पॉइंट चाहिए, सबसे मेन क्या होता है, तो आप कह सकते हो उसको क्वीन। चार्ज को आप नाम दे सकते हो, एक तरह से क्वीन कह सकते हो कि अगर आपके फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्वीन नाम का फंडा न रहे, ये क्वीन नाम का पॉइंट न रहे, चार्ज न रहे, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इस क्वीन से आप चार्ज को याद रख सकते हो। अगर कहीं पे चार्ज है उसका मतलब है वहां पे आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, इन प्लेटों के बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसके लिए आपको चाहिए इसके बीच में चार्ज, इस प्लेट के बीच में चाहिए आपको आवेश। आपने जो आवेश दिया था वो तो प्लेट के बाहर बाहर एक समान रूप से फैल गया, पर प्लेट के भीतर तो कोई चार्ज नहीं है। अब अगर प्लेट के भीतर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिलेगी जीरो। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ भी मेथड लगा लो, आपको हमेशा वैद्युत क्षेत्र मिलेगा जीरो, अगर वहां पे आवेश नहीं है तो। ठीक है, अगर आवेश नहीं है तो हमेशा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो मिलेगी। ठीक है, और आवेश का भी यही काम होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना या फिर उसके प्रभाव को दिखाना। तो आवेश ही नहीं रहा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर प्लेटों के बीच, अगर कोई चालक प्लेट है तो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।